वो रोज कॉलेज जाना, क्लासेस अटेंड करना, कभी पीसीआर रूम में एडिटिंग सीखना तो कभी स्टूडियो में कैमरा फेस करना। जब से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, उस वक्त से अपनी पढ़ाई में ऐसे रमे रहे मानो बाहरी दुनिया से तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा। ऊपर से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का टेंशन। खैर, हम सभी ने अपनी परीक्षाएं दी। अब हमें इंतजार था मिलने वाली उन छुट्टियों का, जिनमें हम सभी खूब मस्ती करने वाले थे। इसी दौरान लास्ट एग्जाम के दिन अचानक दोस्तों ने इन्हीं छुट्टियों में से किसी एक दिन कहीं बाहर घूमने का प्लान बना दिया। बस फिर क्या था, मिल गया हमें एक मौका अपनी इन छुट्टियों को यादगार बनाने का। हालांकि पत्रकारिता के स्टूडेंट्स होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि किसी ऐसी जगह चला जाए जहां हमें घूमने के साथ साथ जानने और सीखने को भी काफी कुछ मिले। तभी किसी ने वैशाली का नाम लिया। वैशाली के उन्नत और समृद्ध अतीत के बारे में वैसे तो बचपन से ही पढ़ते सुनते आए थे, पर कभी उसे नजदीक से देखने का मौका नहीं मिला। बस तो अब यह फाइनल हो गया कि हम सभी फ्रेंड्स, जिनमें मैं, अभिनय, दीपक, आनंद, रुचि, मोनी, अनीता और आकांक्षा शामिल थे, सभी भारत के गौरवशाली अतीत का हिस्सा रह चुका क्षेत्र वैशाली चलेंगे और वहां की प्राचीन धरोहरों के साथ समृद्ध विरासत को और भी नजदीक से देखेंगे। 31 मार्च 2012 की सुबह हम सभी निकल पड़े उन रास्तों पर जो हमें वैशाली की ओर ले जा रही थी। गाड़ी की खिड़की से पीछे छूटते दृश्यों को देखते, साथ ही हंसी मजाक करते, हर एक लम्हे को अपनी यादों में समेटते और बीच बीच में वैशाली के बारे में एक दूसरे से बातें करते। अपनी जानकारियों का दायरा बढ़ाते हुए हम सभी अपने इस सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य का एक जिला है, परंतु इसका इतिहास काफी रोचक और व्यापक है। वैशाली करीब 600 ईस्वी पूर्व में शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यहीं लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। इस नगर को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। वहीं इसका भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से भी पुराना संबंध रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक वर्ष यहीं व्यतीत किए और अंत में अपने निर्वाण की घोषणा भी इसी वैशाली में की। इनके जीवन से संबंधित 8 अनोखी घटनाओं में से एक बंदर द्वारा इन्हें मधु भेंट करना यहीं घटित हुई। साथ ही यह द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन का भी साक्षी रहा है। इस तरह वैशाली के बारे में चर्चा करते हुए आखिर वो घड़ी भी आ गई जिसका हम सभी को इंतजार था। हम लोग इसकी धरती पर पहली बार कदम रखने जा रहे थे और हमारी आंखों के सामने दिख रहा था राजा विशाल का गढ़। भागवत महापुराण के अनुसार राजा विशाल विशाल वंश के एक महान प्रतापी राजा थे। इन्होंने ही विशालापुरी नामक नगर की स्थापना की, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम विशाला, फिर विशालापुरी और अंत में वैशाली हो गया। राजा विशाल का यह गढ़ वास्तव में प्राचीन ईंटों से बना एक विशाल टीला है जो करीब 60 एकड़ में फैला है। वहां के स्थानीय लोगों से बात करने के क्रम में पता चला कि यही वह स्थान है जो पुराने समय में वैशाली का पार्लियामेंट हुआ करता था। यही 7,777 जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला करते थे। यहाँ के पुराने ईंटों पर चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो बिखरे पड़े ये अवशेष जनहित से जुड़ी उन दिनों के ऐतिहासिक निर्णयों की वो दास्तां बयां कर रहे हैं जो सदियों पहले यहाँ लिए जाते थे। यहाँ अभी तक जो भी खुदाइयाँ हुई है उससे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष निकले हैं, जिन्हें कोलकाता, पटना और वैशाली के म्यूजियम में रखा गया है। राजा विशाल के इस गढ़ को देखने के बाद हम सभी आगे बढ़े और पहुंचे वर्ल्ड पीस पैगोडा यानी विश्व शांति स्तूप। जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष निशिदात्सु फ्यूजी गुरुजी और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई ने अभिषेक पुष्करणी के दक्षिणी किनारे पर
सन 1983 ईस्वी में इस स्तूप की आधारशिला रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमले की घटना को देखकर निचिदात्सु फ्यूजी गुरुजी ने पूरे विश्व में स्तूपों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रेम एवं शांति का उपदेश देना और पृथ्वी पर पवित्र भूमि का सृजन करना था। इन्हीं के निर्देशन में जापानी संस्था निप्पोंजान म्योहोजी और राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी ने मिलकर यहाँ विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसके नींव एवं कंगूड़े को सोने से पॉलिश कर इसमें गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुशोभित किया गया है। इस गोल स्तूप में लगे विभिन्न अवस्थाओं में भगवान बुद्ध की भव्य और सुंदर प्रतिमाओं को देख अंदर से हमारे मन में भी एक असीम सी शांति महसूस हो रही थी। उस वक्त ऐसा लगा मानो हमारे पास अचानक एक पॉजिटिव सी एनर्जी आ गई हो और इसी शक्ति से अभिभूत हो हम आगे बढ़े। इस स्तूप के बगल में ही एक तालाब है जो अभिषेक पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में लिच्छवी गणों का अभिषेक इसी जल से किया जाता था। इस कारण प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस जगह का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अभी इस तालाब को सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में यहाँ बोटिंग की भी शुरुआत हुई है। इसका भी लुत्फ हम लोगों ने जमकर उठाया और एक दूसरे को पानी से भिगोकर खूब मजे किए। पानी से अटखेलियां करने के बाद हम लोग पहुंचे बौद्ध रैलिक स्तूप। इसे भगवान बुद्ध का शरीरावशेष स्तूप भी कहते हैं। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर के मल्लू द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। इसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। भगवान बुद्ध के मिले उन अस्थि अवशेषों पर करीब 5वीं शती ईस्वी पूर्व में 8.7 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा सा स्तूप बना दिया गया, जिसका पुनः मौर्य शुंग व कुषाण कालों में पक्की ईंटों से विस्तार किया गया। फलतः इस स्तूप का व्यास बढ़कर 12 मीटर हो गया। इस स्तूप का उत्खनन काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। इस खुदाई से एक प्रस्तर मंजूषा मिली जिसमें भगवान बुद्ध के शरीरावशेष के अतिरिक्त एक कौड़ी, कुछ मनके, सोने की पत्ती के टुकड़े तथा तांबे की मुद्रा रखी हुई थी। वर्तमान में यह मंजूषा पटना संग्रहालय में रखी गई है। शाम होने वाली थी और हम सब भी अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इस आखिरी मोड़ पर अब बारी थी उस ऐतिहासिक अशोक स्तंभ की जिसे देखने की ललक ने ही हमें यहाँ आने पर विवश किया था। अभिषेक पुष्करणी से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर कोलवा गांव में बलुई पत्थर से बने सिंह स्तंभ को देखने के लिए हमने पहले पुरातत्व विभाग के बने टिकट काउंटर से 10-10 रुपए का टिकट लिया और फिर गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर हरे हरे घास और पेड़ पौधों की हरियाली के बीच सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ गड़ा था। स्थानीय लोगों में लाट के नाम से प्रचलित यह स्तंभ 11 मीटर ऊंचा है। स्तंभ के ठीक सामने पक्के ईंटों से बना एक विशाल स्तूप है जो वानर प्रमुख द्वारा भगवान बुद्ध को मधु अर्पित करने की घटना का प्रतीक है। यह मूलतः मौर्य काल में बना था, परंतु इसका विकास कुषाण काल में हुआ और इस स्तूप के चारों ओर एक चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। यहीं अशोक स्तंभ के ठीक सटे दक्षिण किनारे पर पक्के ईंटों का बना सरोवर है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसे वानरों ने भगवान बुद्ध के लिए बनाया था। इस कारण इसे बंदरों का सरोवर या मरकट हद भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान बुद्ध यहाँ ठहरे थे। उन्होंने कुछ दिनों का उपवास रखा था और जिस दिन उनको उपवास खत्म करना था उसी दिन कुछ बंदर निकल कर आए और उनके भिक्षा पात्र को उठाकर ले गए। फिर कुछ ही देर में उसमें लीची एवं मधु भरकर उनके सामने रख दिया। बौद्ध साहित्य में यह एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है। वैशाली के इन तमाम स्थानों को देखते और इसके इतिहास को समझते पता ही नहीं चला समय कैसे इतनी जल्दी पार हो गया। ऊपर आसमान में भी पंछी अपने घोंसलों की ओर उड़ान भर रहे थे
और अब हमें भी अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी थी।